हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमए फाइनल का 7th पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके हम तीसरी यूनिट का जो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का अध्ययन करेंगे, और जिसमें जो है भारतीय समाज का अध्ययन इस उपागम के माध्यम से कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार सबसे पहले हम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अर्थ का अध्ययन करेंगे कि ये होता क्या है। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो उपागम है वो मानव शास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय अध्ययनों में प्रयोग किया जाने वाला एक प्रमुख परिप्रेक्ष्य माना जाता है। इसका विकास जो है मुख्यतः उद्विकासवादी, ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक परिप्रेक्ष्यों की कमियों को दूर करने के लिए प्रयास के परिणाम स्वरूप किया गया है, और इसमें सफलता भी मिली है। उद्विकासवादी एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों में ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के लिए काल्पनिक, अप्रमाणित एवं अव्यवस्थित तथ्यों का अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि उत्पत्ति और विकास संबंधी जो अध्ययन है उनमें जिन अवस्थाओं या स्तरों के बारे में तथ्य उपलब्ध नहीं थे उनके बारे में कल्पना मात्र का सहारा लिया जाने लगा था। ऐसे ही सामाजिक मानव शास्त्र में तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में भी कुछ विद्वानों ने सरल और सतह अध्ययनों और काल्पनिक तथ्यों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। तो समाजशास्त्रियों ने यह सोचना शुरू किया कि अगर हम काल्पनिक तथ्यों का सहारा लेकर अपने अध्ययन करते रहे तो हम इस विषय यानी समाजशास्त्र को कभी भी विज्ञान नहीं बना पाएंगे। अतः अध्ययन और अनुसंधान के ऐसे परिप्रेक्ष्य का विकास किया गया जिसमें काल्पनिक तथ्यों पर आधारित अध्ययन न करके वास्तविक परिप्रेक्ष्य का विकास किया। वास्तविक तथ्यों का पता लगाने का इसमें प्रयास किया जाता है। यह परिप्रेक्ष्य जो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य या उपागम के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले हम इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे जो कुछ समाजशास्त्रियों ने अपने अनुसार बताया है। सबसे पहले मेलिनोवस्की जो है उन्होंने व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद बताया है। दुर्खिम ने सामाजिक प्रकार्यवाद, रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक प्रस्तावित किया। तो पार्सन्स जो थे उन्होंने सामाजिक संरचनात्मक एवं व्यक्तिवादी प्रकार के जो है प्रकार्यवाद का समन्वय प्रस्तुत करने का प्रयास किया। डेविस ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को एक सिद्धांत माना। इसे समाजशास्त्र में अन्य पद्धतियों और सिद्धांतों से अलग करने का प्रयास किया। होमन्स ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो उपागम है उसको एक पद्धति कहा, जबकि इंकलिस ने इसे एक दृष्टिकोण माना है। समाजशास्त्रियों में दुर्खिम, मर्टन तथा पार्सन्स और आदि मानवशास्त्रियों में मेलिनोवस्की व रेडक्लिफ ब्राउन के नाम जो हैं इस दृष्टिकोण के संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। ग्रामीण समाज का अध्ययन करने वाले अधिकांश भारतीय समाजशास्त्रियों ने इसी परिप्रेक्ष्य को अपनाया है। इसमें एस.सी. दुबे तथा एम.एन. श्रीनिवास प्रमुख हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की आधारभूत जो मान्यताएं हैं वो कुछ इस प्रकार से स्पष्ट हुए हैं कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य कुछ आधार वाक्यों एवं वास्तविकताओं पर आधारित है जिन्हें हम उनकी मौलिक मान्यताएं कह सकते हैं, जो निम्न हैं। प्रथम है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण अंगों या तत्वों की तुलना में समग्रता या व्यवस्था को अधिक प्राथमिकता देता है। दूसरा है व्यवस्था के विभिन्न अंग या तत्व प्रकार्यात्मक रूप से परस्पर जुड़े हुए होते हैं। तीसरा है व्यवस्था का प्रत्येक अंग व्यवस्था को बनाए रखने हेतु एक निश्चित सकारात्मक प्रकार्य करता है या नकारात्मक रूप से विघटन या परिवर्तन लाने का विरोध करता है। चौथी मान्यता है कि प्रत्येक व्यवस्था अंगों या तत्वों की एक जो है समाकलित व्यवस्था होती है जो कि एक सावयवी समग्र का निर्माण करती है। पांचवी मान्यता है कि प्रत्येक समाज की अपेक्षाकृत स्थायी संरचना होती है तथा इसमें स्वनियंत्रण के यंत्र पाए जाते हैं। इन यंत्रों द्वारा ही एक समाज जो है अपना संतुलन बनाए रखता है। और छठवीं मान्यता बताई है कि सामाजिक व्यवस्था का ठीक प्रकार से कार्य करना सदस्यों के सामान्य लक्ष्यों मूल्यों से संबंधित उन लक्ष्यों के बारे में मत पर निर्भर करता है जो कि समाज की मौलिक आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। और सातवीं जो मान्यता है वो यह है कि समाज की प्रमुख दशा स्थायित्व एवं मत्यैक्य है, न कि दबाव एवं विरोध पर आधारित संघर्ष।
और इसके बाद अंतिम मान्यता समाजशास्त्री ने बताई है वो यह है कि प्रत्येक व्यवस्था को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। ये पूर्व आवश्यकताएं सदस्यता, उनकी मौलिक आवश्यकताओं, उनके कार्यों एवं भूमिकाओं, उनके लक्ष्यों एवं साधनों, समाजीकरण, व्यवहार पर नियंत्रण, संचार तथा पर्यावरण से सुरक्षा से संबंधित हो सकती हैं। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता का, कि इसकी जो है भारतीय समाज के जो अध्ययन किए जा रहे हैं उनमें क्या उपयोगिता है। जिनमें पहला जो गुण है या उपयोगिता है वो यह है कि वास्तविक समाजशास्त्रीय ये परिप्रेक्ष्य है। किंग्सले डेविस कहते हैं कि संरचना कार्यात्मक उपागम को वास्तविक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य माना है, क्योंकि यह परिप्रेक्ष्य अन्य समाजशास्त्रियों की अपेक्षा सामाजिक घटनाओं के यथार्थ अध्ययन में कहीं अधिक उपयोगी है। दूसरा जो उपयोगिता है वो यह है कि ये संरचना प्रकार परिप्रेक्ष्य मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक इकाई को अपनी एक विशिष्ट भूमिका या कार्य होता है और सभी इकाइयाँ परस्पर संबंधित हैं तथा समग्र को बनाए रखने में अपना योगदान देती हैं। और तीसरी उपयोगिता है कि इकाइयों के परस्पर संबंधों के अध्ययन में ये परिप्रेक्ष्य सहायक है। और चौथी विशेषता वो जो उपयोगिता है वो ये है कि ये जो संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य है ये वैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक है। काल्पनिक तथ्यों का सहारा नहीं लेते इसमें, बल्कि वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। अतः इस पद्धति ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाने में सहायता दी है। इसके द्वारा किए गए अध्ययन ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टिकोण द्वारा किए गए अध्ययनों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक हैं। यह पद्धति वस्तुनिष्ठ कारकों को स्वीकार करके समाजशास्त्री विवेचन को अधिक वैज्ञानिक बनाने में सहायक है। अब संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य की कुछ कमियां बताई गई हैं जो अनेक समाजशास्त्रियों ने निम्नलिखित बताई हैं। प्रथम है ये संरचनात्मक कार्यात्मक जो उपागम है वो समाज के केवल एक ही पहलू का या विभिन्न अंगों में पाई जाने वाली एकता या संतुलन के अध्ययन पर बल देने के कारण एक पक्षीय है। यह सिद्धांत सामाजिक संघर्ष के महत्व को कम करता है। दूसरा जो कमी बताई है इस परिप्रेक्ष्य की वो यह है कि यह तुलनात्मक अध्ययनों को करने में अनुपयोगी है। तीसरी जो प्रमुख कमी या सीमा हम कह सकते हैं वो यह है कि ये अनेक विद्वानों ने इसमें ये मत व्यक्त किया है कि संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य वास्तविक अर्थ में एक पद्धति ना होकर के केवल मात्र एक उपयोगितावादी व्याख्या ही है, जो समाज में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु या घटना को उपयोगी बताकर प्रस्तुत करती है। और चौथी जो कमी है वो यह है कि संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य या उपागम सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने में अधिक सहायक नहीं है, क्योंकि इसमें संतुलन की सामान्य घटना तथा परिवर्तन को असामान्य घटना माना जाता है। और नेक्स्ट जो आलोचना की गई है या कमी बताई है वो यह है कि उपकल्पनाओं का परीक्षण करना इस उपागम के माध्यम से बहुत ही कठिन होता है और अतः इसकी जो है सामाजिक अनुसंधान में उपयोगिता बहुत ही कम है। और लास्ट और जो अंतिम सीमा बताई गई है वो ये है कि रूढ़िवादी विचारधारा है इसकी। तो अनेक विद्वानों ने संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य को एक रूढ़िवादी विचारधारा बताया है, क्योंकि इसमें प्रत्येक अंग को समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकार्यात्मक और अपरिहार्य माना जाता है। तो संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग दुर्खीम, मर्टन तथा पार्सन्स इत्यादि विद्वानों ने किया है। दुर्खीम ने श्रम विभाजन तथा धर्म के अपने अध्ययनों में प्रकार्यात्मक पद्धति का वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग किया है, और क्योंकि इनके अनुसार श्रम विभाजन का कार्य सभ्यता का निर्माण करना नहीं है, अपितु समूहों और व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधकर समाज में एकता लाना है। और भारत क्या है? गाँवों का देश है। अतः संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास रखने वाले समाजशास्त्रियों की यही मान्यता है कि गाँव की संरचना एवं इसके बदलते हुए स्वरूप को समझे बिना भारतीय समाज को नहीं समझा जा सकता है। इसमें एम.एन. श्रीनिवास द्वारा मैसूर राज्य के रामपुरा गांव का अध्ययन कैथलीन गेप द्वारा किया गया। तमिलनाडु राज्य के तंजौर जिले में कुंबापटई गांव का अध्ययन और एस.सी. दुबे द्वारा किया गया सामीरपेट गांव का अध्ययन।
और आंध्र विद्याई द्वारा तमिलनाडु के तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जो इस उपागम के माध्यम से किए गए हैं।